हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ नोट्स आपके साथ शेयर किया था ग्रुप में। अब हम चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर भी आप तक पहुंचे और जो आपको कठिनाई हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात को समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है सिर्फ उसी नोट्स पर नहीं है, उससे आगे भी पढ़ेंगे इसमें। तो कुछ पोर्शन तो प्रीवियस जो हमने नोट्स शेयर किया था उसका है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो पेशेंसफुली पहले ये जो बातें हैं उनको समझोगे तभी बाद वाली बातें समझ में आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक एक करके चलिए बातों को समझते हैं। देखिए, वर्क का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, नोट्स में लिखा हुआ है और ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। इसको देखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब फोर्स, देखो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और इस ऑब्जेक्ट ये एम मास का ब्लॉक है और यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर मान लो सपोज करो ये फोर्स हम लगाते हैं इधर। ठीक है, तो इसका जो ये ब्लॉक है एम मास का, ओके, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एस है, और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो एफ है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं वर्क। लेकिन तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक एम है और उसमें हमने फोर्स ऐसे लगा दिया। ठीक है, जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट तो यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस डिस्प्लेसमेंट है और यहां से ये जो एम मास का ब्लॉक है, ओके, यहां एस डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये फोर्स जो है ना थीटा एंगल पर लगता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब ये जो है ना, यहां पर मान लो सपोज करो हम इसको ये इस तरह से, ये यहां पर, तो मैं ये अभी नहीं बनाऊं तो अच्छा लगेगा। देखो, इसके जो कंपोनेंट है ना ये काम करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, उसका टुकड़ा। तो इधर जो होगा, इस साइड जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस थीटा होता है, और ये कॉस थीटा है, और यहां पर जो होता है ये क्या है, साइन थीटा है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये होता क्या है? ठीक है, देखो मान लो सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जस्ट ये रफ पर साइड में कर लेना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये थीटा है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये पी है, ये बी है और ये एच, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो अगर मान लो तुम यहां पर साइन थीटा लिखोगे तो होता क्या है, देखो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टैन थीटा, ये तुमको ज्यादा काम आएगा ना, टैन साइन कॉस में तुम रहोगे। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इसको ये, अच्छा, ये चीज जो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस तुमको समझाना नहीं होना चाहिए। जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला जो साइड होता है वो बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इतनी तो बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच बोलते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, एंड टैन थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं, पी बाई बी। क्लियर? आगे बढ़े, देखो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखो ये कॉस थीटा कैसे हुआ, ठीक है, इसी चीज को समझना है। मान लो सपोज करो ये ओ है और यहां पर ओ, ये जो है ओ है और ये ए है। ठीक है, और यहां से इसी चीज को मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो मान लो ये फोर्स लग रहा था ओ से, ओरिजिन से, और ये ए है, ये सामने हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, थीटा है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और यहां से ये m है
हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एंड m हो गया। ओके, अब मान लो तुम ये चीज यहां पर निकालना चाहो OM, क्योंकि बेस की वैल्यू हमने लिखी है f cos थीटा, तो बेस अगर निकालना चाहोगे और AM है तो इसी चीज को अगर तुम रेक्टेंगल बनाओगे ना तो यही चीज देगा। यहां पर अगर ये चीज इस तरह से, यहां पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमने ऐसे, मतलब ये फोर्स का साइन है, फोर्स का डायरेक्शन है। अब देखो, अब आ गए हम सिंपल। देखो यहां पर ये तो ठीक है, यहाँ ये हमने चीज बना ली, तो ये चीज पैरेलल है, हम कह रहे हैं रेक्टेंगल है, तो सामने वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ो। और इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AMO, इस ट्रायंगल में देखना है। तो देखो साइन, यहां पर साइन अगर लोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताओ मुझे। साइन थीटा इक्वल टू AM अपॉन, हम कह रहे हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AO। क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? तो AO, और साइन थीटा को हमें लिखना है और आगे बढ़ाएं। देखो AM क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन AO कितना है, F, उसका मैग्नीट्यूड कितना है AO का, F, तो AM इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे, F साइन थीटा। और यही चीज तो सामने है नहीं, तो AM जो है ये सामने है, तो यही इस साइड जो होगा इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, F साइन थीटा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब एक रेक्टेंगल हम बना ले AM एंड इस तरह से, तो ON का जो वैल्यू होगा वो वही चीज होगा जो AM का है, नहीं? तो यहां पर तो AM इक्वल टू F साइन थीटा लिख लिया। अब सिमिलरली cos थीटा के लिए लिखो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई H OM अपॉन OA, और OM की जो वैल्यू होगी वो निकालनी है आपको। OM इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी होगी, F cos थीटा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? मतलब कहने AM इक्वल टू F साइन थीटा, OM इक्वल टू F cos थीटा। क्लियर है? अब क्लियर है तो आगे आओ, यहां पर लिखो कि क्या क्या हो सकता है। इसका डेफिनेशन तो ठीक है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगता है तो वर्क होता है। दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है इसका, ये क्वालिटेटिवली हम ऐसा लिख देते हैं जिसमें सिर्फ भाषा का यूज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो कैसे होगा देखो, इट इज मतलब वर्क, it is defined as the product of component of force along the direction of displacement and displacement। ठीक है, अब थोड़ा सा ये दो बार डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐसे F cos थीटा आता है, जनरली कंपोनेंट ऑफ फोर्स cos थीटा ही होता है, और ये जो है ना ये S है, ठीक है। तो अगर मान लो सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है तो तब तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, तब तो FS लिख दोगे सीधा, ठीक है, सेम डायरेक्शन का। लेकिन जब एंगल से लग रहा है तो क्या लिखोगे, FS cos थीटा। तो देखो एक काम करते हैं, इसका जनरलाइज जो हम फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, F cos थीटा इनटू S, ठीक है, इनटू है ये, अभी डॉट प्रोडक्ट तुमको अभी नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, बाकी चीज समझ लाए। देखो इधर ये FS cos थीटा, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, इसको जस्ट सीधा कर दिया है। ओके, क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े और इसका थोड़ा सा फीचर एक्सप्लेन करें। देखो वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से हम ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसलिए हम वर्क को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, मैंने तुमको वेक्टर स्केलर चीज सब समझाया है। वेक्टर का मतलब होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको तुमको पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ या फिर तुम सिंपल बोलो ना कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ही तुम ऐड करोगे, तो उसको कहते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम ऐड करोगे। समझ में आ रही बात है? तो इसको हम कहते हैं क्या, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इसी का नाम दिया हुआ है पॉलीगन लॉ। ओके, अब देखो इट इज ए, लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और इसको शॉर्ट में जे से भी लिखते हैं। जूल ये साइंटिस्ट था, इसके नाम पर है। वैसे तुम देखो यहां पर फोर्स जो है तुमको सिखाया है मैंने, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुमने वहां पर देखा था न्यूटन, और फोर्स का ना न्यूटन के नाम पर न्यूटन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, वैसे होता तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन उसको न्यूटन बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, न्यूटन मीटर नहीं, इसको ये चीज जो है एसआई में है तो न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी का नाम क्या, जूल साइंटिस्ट के नाम पर जूल रख दिया। समझ में आ रही बात है? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, ये कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या, फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं आप, ये भी अच्छी बात है। देखो, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर सको, फिजिक्स के लॉ में एक्सप्रेस कर सको। कॉस थीटा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, मेजर 2, 3, 4, लेकिन कितना केजी, कितना न्यूटन, ये तो नहीं लिख सकते कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं वर्क। वर्क का कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब हम स्पेशल केसेस वर्क का समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार रफ कर देते हैं, फिर इसके स्पेशल केस समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी बातें आपको। देखिए एक बार रफ करते हैं इसको। देखिए स्पेशल केसेस, सबसे पहला जो केस है वो ये कि अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ना हो। समझ में आ रही बात है? मतलब ऐसा है केस, जैसे चलो एक काम करते हैं, इस दीवार को जोर से धक्का देते हैं तो क्या होगा, वर्क जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। आप कितना भी ताकत लगा लो, ठीक है, तो दीवार तो खिसका ही नहीं, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। या मान लो, सोच लो, ऐसा फिजिकली तुम फील कर सकते हो, कोई बच्चा कितना ताकत लगाए, कितनी मेहनत करे और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, कंपटीशन, तो उसका तो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब 1 नंबर से रहे या 2 नंबर से रहे। समझ में आ रही बात है? एक अलग बात है कि उसने मेहनत की है तो वो दूसरे तरीके से उसको फ्रूट्स तो मिलेगा ही। तो वैसे ही वर्क के केस में है, लेकिन आप कितना भी ताकत लगा लो, आप डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहे, तो वर्क ही नहीं कर रहे। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मेंटल, मानसिक जो नॉलेज है उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मानसिक जो मस्तिष्क का जो नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्क डन हुआ या नहीं। फिजिक्स उस वर्क को एक्सेप्ट नहीं करता, या फर्क नहीं पड़ता। यहां कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स उस वर्क को एक्सेप्ट नहीं करता। मस्तिष्क के लेवल को तो तुम्हारे बढ़ा ही रहे ना, कुछ ज्ञान सिखा रहे, तो आप काम नहीं करते तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि एक जो इंसान बोलता है ना, फिजिकल वर्क करने वाले से कहीं ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। अलग बात है कि फिजिक्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, फिजिक्स क्या है, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना का स्टडी है, प्राकृतिक घटनाओं का एक्सप्लेनेशन होता है फिजिक्स में। अब ये मेंटल लेवल की चीज जो है बायो एक्सप्लेन करती, और बायो में वर्क का कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है तभी तो थक जाता है शरीर, नहीं काम कर करके, उसको कैलोरी में वो मेजर करता है कितना एनर्जी बर्न हो गया। अब यहां पर ऐसा नहीं है,
चलो बायो की बात बायो जाने, ठीक है, अपन बायो वाले लाइन के आदमी है नहीं। तो फिजिक्स की बात कर लो तो फिजिक्स में इस तरह के वर्क को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। आपके मानसिक लेवल को, आपके नॉलेज को, बुद्धि को हम बढ़ा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स को। तो आइए टू द पॉइंट देखिए, सबसे पहला जो केस है, केस नंबर 1, when S is equal to 0, that is no displacement, force is applied, but displacement is 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो केस क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी सीखा है तुमने, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर एस ही 0 है तो पूरा टर्म ही क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्लियर करो। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो सपोज करो ऐसा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ऐसा भी केस सोच रहे हो कि जिसमें फोर्स तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुए जा रहा है तो भी वर्क क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसा भी केस हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ऑब्जेक्ट का तो वैसे केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होते रहता है, ठीक है। तो यहां लिख लो, एक काम करो, ये भी चीज लिख लो, व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कहने का क्या है, v कांस्टेंट है और कांस्टेंट v से a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? और a जब 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। मतलब वर्क डन भी क्या होगा इस केस में, एफ एस कॉस थीटा होता है, और ये f जो है 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अब चलो, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा। देखो इन सब केस में वर्क डन नहीं होता। अब तीसरा केस ये है कि मान, अभी हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें केस में वर्क डन नहीं होता। मान लो सपोज करो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे एक केस अभी फील करते हैं कि मान लो सर पर कोई बोझ लेके, कुल्ली एक बोझ बैग्स लेकर के ऊपर जा रहा है, एक नहीं 2-3 जा रहा है, चलो, तो फोर्स जो लग रहा है उसके हेड के द्वारा परपेंडिकुलर, और मूव कैसे कर रहा है वो आगे की तरफ। जैसे अभी थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, चलो, हमारे सर बन जाते हैं आज कुल्ली, और सर पर वैसे बैग नहीं, ये नहीं रखना चाहिए बुक, लेकिन तुम्हारा समझाने के लिए देखो, ऐसे अगर मान लो हमने रख लिया और ठीक है हम आगे बढ़े जा रहे हैं कैमरा की तरफ, ठीक है, देख लो शरीर, सर का सर्कल अच्छे से। अब देखो एक पीछे आया और आगे बढ़ा, मान लो सपोज करो इस तरह से, तो ये जो फोर्स लग रहा है हमारे हेड द्वारा, क्या कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट जो इस ऑब्जेक्ट का हो रहा है, इस नोटबुक का, वो किधर की तरफ लगा, हॉरिजॉन्टली। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे। तो ये जो केस है ये इस तरह का केस है, चलो यहां दिखाई देगा तुमको। तो ये जो केस है, इस तरह के केस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा, 0। कैसे? एक तो cos 90 की वैल्यू तुम याद रख लो, cos 90 0 होता है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या, जैसे चांद है, ठीक है, मून, ओके, तो मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, परिक्रमा करता है, घूमता है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है। अब ये जो वो चारों तरफ घूमता है अर्थ के, वो डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, इसकी अगर पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो सपोज करो एक आर्क पर ही घूमता है, ठीक है, और फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है अर्थ के द्वारा वो परपेंडिकुलर लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे
थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है तो आओ देखते हैं। जैसे मान लो ये है अर्थ, ठीक है, ये क्या है बेटा, अर्थ है, और यहां पर मून है, और मून क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर इसके घूमे जा रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर फोर्स इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, डेल्टा एस। क्या बात समझ में आ रही? तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट इंटरवल के लिए देखोगे, वो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। फोर्स एंड, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन के बारे में तो पढ़ा ही है अपन ने। तो ये दोनों क्या कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा, इस वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। जैसे देखो, समझो कैसे, when F is perpendicular to S, that is थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रही बात है? तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये चीज याद रखना है तुमको, ये कॉस 90, ये चीज तुम जानता नहीं है तो ये याद रखो, 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। कुछ बातें मैं लिख देता हूं, याद रखना, ठीक है। साइन 30, पहले तो 0 से स्टार्ट कर लो, साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक है। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90। इतनी बातें याद रखनी है तुमको साइन के लिए। अब मान लो यहीं पर हम कॉस लिख ले, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2 and cos 60 1/2, cos 90, ये कितना हो जाएगा, 0। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है ये बात? तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, 0। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? अब इतनी बात जब क्लियर है तो आगे बढ़ो और फोर्थ पॉइंट पढ़ाओ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो समझो। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो थीटा जो हम 90 डिग्री ले, अब हम जो केस पढ़ेंगे उसमें वर्क डन होगा, इन सब केसेस में वर्क डन नहीं होता। जब हम फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता हो, जब परपेंडिकुलर हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इन सब केसेस में वर्क डन नहीं होगा। कोई कंप्लीट सर्कल पर मूव कर रहा है यहां से यहां तक, ऑफ कोर्स सर्कल पर कंप्लीट मोशन कर दिया, वर्क डन क्या होगा, 0। तुम घर से स्कूल आते हो, स्कूल से फिर घर चले जाते हो, तो वर्क डन क्या होगा, 0। समझ में आ रही बात इतनी? तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट एनालिसिस का। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, व्हेन F इज पैरेलल टू S, मतलब दैट इज थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो पैरेलल है तो इसका मतलब है ये वेक्टर का साइन है, ऊपर एरो लगाते हैं इस तरह से। अब ये जो होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0। अभी तुमको पढ़ाया कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। अगर फिफ्थ की बात करें हम, मान लो सपोज करो तुम वर्क डन तो कर रहे हो लेकिन वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। मतलब कहने फोर्स इज एंटी पैरेलल टू एस, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? तो W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस, ठीक है। समझ में आ रही बातें या नहीं? मतलब कहने का ये जो होगा ये इस तरह का है, ये मान लीजिए फोर्स आप लगा रहे हैं F, तो F फोर्स लगाएंगे ना तो यहां से यहां तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे इधर की तरफ नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो कितना होगा, माइनस एफ एस। समझ में आ रही बात है? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। इस फोर्स की वजह से नहीं जो तुम लगा रहे हो। मान लो कि कोई सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुम उसको खींच रहे हो, तो तुम जो लगा रहे हो वो तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो वहां पर तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री है, कॉस 0, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला एफ एस लगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ एस लगेगा,
क्या बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये सब बातें थी क्लियर। ओके, अब नोट देखिए, एक बात और लिख देता हूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं नोट, ठीक है। 1 जूल का क्या डेफिनेशन होगा? 1 जूल, 1 जूल जो वर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है। 1 जूल वर्क क्या होगा? When force is applied on the object is 1 Newton and displacement produced in the object is 1 meter, ठीक है। फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाई करे और डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 मीटर हो, तो then it is said to be 1 joule work is done, ठीक है। when, लिख लो इसको, when force applied on the object is 1 Newton and displacement produced in it is 1 meter, 1 meter, then it is said that 1 joule work is done, तब कहा जाता है 1 जूल वर्क हुआ। समझ में आ रही बात है इतनी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, तो रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक।